इंडिया का जो कॉटन सेक्टर है वो एक नई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, दैट इज द डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन। अभी रिसेंटली बहुत बड़ी क्राइसिस इंडिया का टेक्सटाइल और कॉटन सेक्टर फेस कर रहा है, वो ये है कि इंडिया के पास टैरिफ का एडवांटेज होने के बाद भी इंडिया का जो कॉटन का एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है। दिस इज डिस्पाइट द एडवांटेज जो कंट्री को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के स्टेटस या सिचुएशन में है। जैसे इंडिया का अभी आपको पता होगा, रिसेंटली यूएस ने एक टैरिफ लगाया है, रेसिप्रोकल टैरिफ, और उसमें अलग अलग कंट्रीज के ऊपर बहुत टैरिफ्स जो हैं वो हाई कर दिए हैं। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में तो इट इज़ वेरी लो। जैसे इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है दैट इज 27% टेक्सटाइल सेक्टर पे, जो चाइना के 54%, वियतनाम के 46%, बांग्लादेश के 37% और इंडोनेशिया के 32% और श्रीलंका के 44% से बहुत कम है। ये सारी कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो मेनली टेक्सटाइल के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं। इन लोगों के जो टैरिफ ड्यूटी है, इन लोगों के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है इन कंट्रीज के ऊपर, वो इतना हाई होने के बाद भी इंडिया अपनी कम टैरिफ ड्यूटी का फायदा नहीं उठा पा रहा, और उसका वन ऑफ द चीफ रीजन इज द प्रोडक्शन। इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो एक क्राइसिस लेवल पे डिक्लाइन फेस कर रहा है, और उसी चीज को डिस्कस करना है हमको डिटेल में, जिसको हम आज समझेंगे। बट बिफोर आई मूव ऑन, मैं आपको जस्ट दो चीजों से अपडेट करना चाहूंगा। द फर्स्ट थिंग इज दिस इज अबाउट मी, दैट इज मी डॉक्टर अपूर्व नायक। ये मेरे बारे में पूरी डिटेल आपको इस पेज पे मिल जाएगी। अगर आप मेरे बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहते हैं, मेरे बैकग्राउंड के बारे में ब्रीफ कर लेना चाहते हैं, तो आप इस पीडीएफ को जब टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे तो उसके फर्स्ट पेज पे आपको ये मिल जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लिटिल बिट अबाउट नोइंग अबाउट मी तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एक यूपीएससी का कोर्स का अनाउंसमेंट। हम यूपीएससी का कोर्स फुल फ्लेज्ड कोर्स अब लॉन्च कर रहे हैं फाइनली, कई स्टूडेंट्स की डिमांड में, जिसमें वो सारी चीज़ें आपको अवेल करी जाएंगी बहुत नॉमिनल प्राइस पे, जो बेसिकली एक स्टूडेंट की नीड होती है यूपीएससी में एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए। सो द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इज, इसमें आपको पूरी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी सारे सब्जेक्ट की। देन उसके बाद इसमें एक मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप का प्रोग्राम है, जिसमें मैं आपको 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा खुद पर्सनली पूरे साल वीकली बेसिस पे। मैं आपको, ताकि हम दोनों मिलके ये चेक कर सकें या देख सकें कंटिन्यूसली कि हम चीज़ें सही तरीके से सही टाइम पे कर रहे हैं या नहीं। इस प्रोग्राम की, इस कोर्स की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ही लिए जाएंगे। रीज़न बीइंग, सिंस आई एम गाइडिंग, आई विल बी गाइडिंग द स्टूडेंट पर्सनली, तो मेरे लिए वीकली बेसिस पे 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेना और उनसे डेली बेसिस पे डिस्कस करना, पूरे वीक में सारे 50 स्टूडेंट्स से बात करना, इनसे ज़्यादा स्टूडेंट से बात करना, वो पर्सनल लेवल पे पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि मैं एक एक स्टूडेंट को बहुत ड्यू टाइम दूं और उनकी जो लेवल या उनकी प्रिपरेशन है उनको बेस्ट टू बेस्ट बनाने के लिए अपना पूरा एफर्ट डाल पाऊँ अच्छे से। देन उसके बाद इस प्रोग्राम में मैं आपको आंसर राइटिंग में भी ट्रेन करूंगा, आपकी मेंस की भी प्रिपरेशन होगी, इसमें पूरी कराई जाएगी। देन इसमें आपको पूरा पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपको यूपीएससी में जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे उसमें वो सारी चीज़ें आपको मटेरियल इंग्लिश में प्रोवाइड की जाएंगी। हिंदी में मटेरियल अभी प्रोवाइड करना मेरे लिए पर्सनली पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में पूरा मटेरियल सारे सब्जेक्ट्स का आपको प्रोवाइड किया जाएगा बट इन इंग्लिश। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टेस्ट सीरीज। आपको इस पूरे कोर्स में, प्रोग्राम में जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे उसमें हर सब्जेक्ट पढ़ते टाइम उसके सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, ताकि आप ये एसेस या गॉज कर पाएं कि आपका टाइमली मैनर में सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये पूरी पांचों चीज मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये पूरा का पूरा कोर्स और ये सारी चीजें आपको एक बहुत ही नॉमिनल फीस पे अवेलेबल रहेंगी। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करने में या अटेंड करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी और रजिस्ट्रेशन। सो बात करते हैं इंडिया के कॉटन सेक्टर की। तो इंडिया का कॉटन सेक्टर, जैसे कि मैंने बताया, इसका प्रोडक्शन जो है बहुत डिक्लाइन हो रहा है। जैसे इंडिया का जो कॉटन आउटपुट है 2024-25 के मार्केटिंग ईयर में, ये करेंटली रिसेंटली सिर्फ 2294 लाख बेल्स है, एलबी। तो ये 1 एलबी कितना होता है? 1 एलबी अराउंड अराउंड 170 केजी होता है। करेंटली दिस ईयर इट इज 294 लाख बेल्स। ये 2008-9 के बाद से हमारा सबसे लोएस्ट लेवल का प्रोडक्शन है। आप समझिए, हमारे कॉटन के सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है, और लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो है ये बहुत सारे मास में लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और अगर इस सेक्टर में जरा भी डी ग्रोथ होती है या नेगेटिव या डिक्लाइन इन ग्रोथ होती है तो उस केस में बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है ये खतरे में आ जाती है। तो ये प्रोडक्शन जो है ये बहुत
टाइम से मतलब डिक्लाइनिंग पाथ पे था। जैसे ये इस साल ही ऐसा नहीं हुआ कि एक साल में ही पूरा डिक्लाइन हुआ है, ये डिक्लाइन चल तो वैसे बहुत टाइम से रहा है, लेकिन ये डिक्लाइन जो है अभी अभी बहुत ज्यादा ही हुआ गया है। जैसे 2013-14 में द प्रोडक्शन वाज 398 लाख बिल्स। तो यहाँ पे ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ग्राफ में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2002-3 में द प्रोडक्शन वाज 136 एलबी। ये बढ़ते बढ़ते 2013-14 में 398 एलबी तक पहुंच गया था, और उसके बाद वहां से कंटिन्यूअसली हमको एक थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। और इस साल करेंटली हमको डिक्लाइन जो मिला है या प्रोडक्शन जो मिला है दैट इज 294 एलबी और लेग बीन्स। तो ये जो है प्रोडक्शन, दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड वेरी वेरी लो। जैसे स्ट्रेटस या डाटा क्या बोलता है कि जब फ्रॉम ऑलमोस्ट 400 एलबी इतने प्रोडक्शन के लेवल से 300 एलबी के प्रोडक्शन के लेवल ब्रीच कर जाए प्रोडक्शन कॉटन का, तो उसको कैटास्ट्रोफिक भी बोला जा सकता है। कैटास्ट्रोफिक मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ड्रास्टिक होती है या बहुत एक्सट्रीम होती है, जिसमें बहुत बड़े लेवल का लॉस होता है, उसको कैटास्ट्रोफिक बोला जाता है। तो उस केस में हमारा ये जो 300 का लेवल अब ब्रीच हो गया है और ये 294 एलबी पर पहुंच गया है, दिस विल बी वेरी वेरी नेगेटिव फॉर द इंडियाज कॉटन सेक्टर। तो अब हम बात करते हैं कि बेसिकली कॉटन फील्ड में ऐसा हुआ क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन दिस कॉटन इन दिस कॉटन सेक्टर। तो प्रॉब्लम इज जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन हाइब्रिड्स जो होते हैं, यहाँ पे अगर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो 2002-3 में द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन वाज 136 एलबी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोडक्शन तो पहले भी लो था, बट यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मिसिंग आएगी, क्योंकि ये 2002-3 का ईयर जो मैं बात कर रहा हूँ ये वो ईयर है जब हमारी कंट्री में बीटी कॉटन या जीएम कॉटन इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके पहले जो कॉटन चलता था वो नेचुरल कॉटन या नेचुरल सीड से ग्रो होने वाला कॉटन होता था। यहाँ पे हमने बेसिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके एक नए कॉटन की वैरायटी डेवलप करी थी, एंड दिस वैरायटी वाज डेवलप्ड फ्रॉम द जीन ऑफ अ बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस thuringiensis और बीटी। हमने किया क्या था, हमने बेसिकली इस बैक्टीरिया से दो जीन निकाले थे। इन दो जीन का नाम है यहाँ पे cry1ac और cry12ab, जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये बैसिलस thuringiensis से हमने ये दो जीन निकाल के, इसके डीएनए का दो हिस्से निकाल के हमने यहाँ पे ये कॉटन के प्लांट में इम्प्लांट कर दिए थे। ये जो कॉटन की प्लांट के डीएनए था उसमें हमने ये बैक्टीरिया के जीन या डीएनए के पार्ट इंसर्ट कर दिए थे, जिससे ये कॉटन जो है, ये कॉटन कुछ इन्फेक्शंस के लिए, कुछ पेस्ट या इंसेक्ट के इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंट हो गया था। और उसी कारण से इससे हमारा प्रोडक्शन जो है ये नियरली 3 टाइम्स हो गया था इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो मतलब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे 2013-4 में हमारा प्रोडक्शन 13-14 में इट वाज 186 एलबी। यहाँ पे यू कैन सी हियर इन द ग्राफ 2002-3 में जब बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस किया गया था तब द प्रोडक्शन वाज 136 एलबी। 2013-14 में जो है इट रीच टू 398 एलबी, 398 एलबी। सो दिस वाज अ ड्रास्टिक इंक्रीज। ये हमारा प्रोडक्शन नियरली 3 टाइम्स हो गया यहाँ से यहाँ। लेकिन प्रोडक्शन से भी ज्यादा खूबी है, इंपॉर्टेंट बात है हमारा एक्सपोर्ट जो है बिटवीन दिस 10 ईयर पीरियड ये 139 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। सो यहाँ पे यू विल सी ये इंडिया के कॉटन के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक ग्राफ है। यहाँ पे यू विल सी हमारा 2002-2003 में जो एक्सपोर्ट था दैट वाज 0.84 एलबी, ये बढ़ के 129.87 एलबी पहुंच गया था। दिस वाज नियरली 139 टाइम्स इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर इंपोर्ट की बात करें तो इट वाज बेसिकली वेरी लो। लेकिन 2013-14 के बाद से आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिक्लाइन होने लगा और इंपोर्ट जो है ये इंक्रीज होने लगा। एंड 2024-25 was the first year after nearly 22 years। ये 2002-3 के बाद से ये पहली बार हुआ है 22-23 साल में जब हमारे इंपोर्ट जो है ये एक्सपोर्ट से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये इंपोर्ट ने एक्सपोर्ट को जो क्रॉस कर दिया है ये हमारे लिए बहुत बड़ी वरी का साइन है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक्सपोर्ट इतने डिप हो रहे हैं और इंपोर्ट इतने राइज हो रहे हैं। इसी चीज का डिस्कशन आता है ये डिसीज। ये जो भी कहानी है, ये जो भी इशू हुआ है, डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड द डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन, ये पर्टिकुलर डिसीज के कारण हुआ है या इंसेक्ट के कारण हुआ है जिसका नाम है पिंक बॉलवर्म। ये एक इंसेक्ट पेस्ट है। ये इंसेक्ट पेस्ट जो है ये कॉटन के सीड्स को खाता है। ये क्या करता है, जैसे आपने इस वीडियो के थंबनेल में जो कॉटन का एक
ये गुच्छा सा देखा था, इसको कॉटन बॉल या कॉटन फ्रूट बोला जाता है। और इस कॉटन बॉल के सेंटर में इसका सीड होता है। तो ये जो पिंक, ये जो सीड होता है, ये सीड से ही इसका कॉटन का पूरा बॉल बनता है। ये सीड से बेसिकली फ्लफी कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं, फ्लफी कॉटन फाइबर्स, या जिसको लिंट भी बोला जाता है, ये लिंट ग्रो होके आती है। तो पिंक बॉलवर्म के जो कैटरपिलर्स हैं, कैटरपिलर्स मतलब पिंक बॉलवर्म जब छोटा सा होता है, लार्वी होता है, जब ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो ये इन डेवलपिंग सीड्स पे ही फीड करता है या खाना खाता है इनको, या इन लिंट को ही खाता है, जिससे हमारे कॉटन की ईल्ड का लॉस होता है। तो जीएम कॉटन जो है, ये जीएम कॉटन हमने इसलिए ग्रो करी थी, इसमें हमने बीटी बैसिलस thuringiensis के 2 जीन डाले थे, क्राई 1AC क्राई 2AB। ये दोनों जीन क्या करते हैं, या ये दोनों डीएनए के पार्ट्स प्लांट में जाने के बाद क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। जो प्रोटीन कुछ कॉटन खाने वाले जो इंसेक्ट हैं, जैसे अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म और कॉटन लीफवर्म पेस्ट, इनके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब टॉक्सिक होते हैं। और जब ये इंसेक्ट कॉटन के प्लांट को खाते हैं, तो उस केस में यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो डबल जीन हाइब्रिड था, डबल जीन हाइब्रिड मतलब ये जो कॉटन का प्लांट जिसमें हमने बीटी के 2 जीन डाले हैं, तो ये प्लांट में हमने बाहर का डीएनए डाला है, इसलिए इसको हाइब्रिड प्लांट बोला जाता है, और 2 जीन डाले इसलिए डबल जीन बोला जाता है। तो ये जो डबल जीन हाइब्रिड था, इसने इनिशियल फेज में एक और इंसेक्ट था जिसका नाम था पिंक बिलबॉर्न बॉलवर्म, इसके अगेंस्ट में भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था। लेकिन धीरे धीरे पिंक बॉलवर्म जो है, इसके ऊपर बीटी जीन या बीटी कॉटन के जो टॉक्सिन है, उनकी इफेक्टिवनेस खत्म होती गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिंक बॉलवर्म जो था, ये मोनोफेगस पेस्ट था। मोनोफेगस पेस्ट का मतलब होता है ये सिर्फ कॉटन पे ही जीता है, कॉटन को ही खाता है। जबकि बाकी के जो ऊपर पेस्ट थे, जिनका मैंने आपको नाम बताया था, जैसे अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, कॉटन लीफवर्म पेस्ट, ये सब पॉलीफेगस पॉलीफेगस इंसेक्ट थे। पॉलीफेगस इंसेक्ट मतलब जब ये कॉटन को खा के इनकी डेथ होने लगी, तो उस केस में ये दूसरे क्रॉप या दूसरी जो प्लांट है उनको खाने लगे। जैसे अमेरिकन बॉलवर्म का जो लार्वी या कैटरपिलर होता है, ये मेज, ज्वार, सोरगम, टोमेटो, भिंडी, चना, लोबिया, इन सबको खा के भी जी सकता है। और मोनोफेगस होने से ये बेसिकली वो जब जब हमने बीटी कॉटन डेवलप करा और वो टॉक्सिन बनाने लगे, तो ये अमेरिकन बॉलवर्म और ये जो दूसरे इंसेक्ट थे, ये तो दूसरे प्लांट पे शिफ्ट हो गए। लेकिन पिंक बॉलवर्म जो है, ये कॉटन ही खाता था, और इसलिए ये दूसरे प्लांट पे शिफ्ट नहीं हुआ। तो जब ये दूसरे प्लांट पे शिफ्ट नहीं हुआ, तो ये बार बार जब कॉटन कोई टॉक्सिन कोई खा रहा था और उसकी डेथ हो रही थी, तो इसकी बॉडी में धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा। जैसे आपने वो एक पुराने टाइम में स्टोरी सुनी होगी कि अगर किसी को थोड़ा थोड़ा जहर देते रहो, तो उस केस में एक पॉइंट के बाद उसकी बॉडी उसके लिए रेजिस्टेंट होने लगती है। किसी दिन गलती से वो ज्यादा पॉइजन भी खा ले वो, तो उसकी डेथ नहीं होगी। पिंक बॉलवर्म के साथ ऐसी ही कुछ सिचुएशन हुई। पिंक बॉलवर्म की जो पॉपुलेशन है, वो कंटिन्यूअसली कॉटन को खाती रही और उसकी बॉडी में टॉक्सिन जाता रहा, और धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है वो उसके लिए रेजिस्टेंट होने लगी। कपल्ड विद द फैक्ट कि पेस्ट की, ये पेस्ट जो है इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है। जैसे ये पेस्ट सिर्फ 25 से 35 दिन, 25 टू 35 डेज ही जीता है, पैदा होने से लेके डेथ तक। जबकि कॉटन के प्लांट की लाइफ साइकिल 180 से 270 डेज तक चलती है। मतलब एक कॉटन के प्लांट पे ये जो पिंक बॉलवर्म है, उसकी 3 से 4 जनरेशन जो है वो अपनी जिंदगी कंप्लीट करके जाती है। जब ये बार बार इसको खाते गए और इनकी डेथ होती गई, तो जो नई जनरेशन आती गई, वो नई जनरेशन हर बार जब एक नई जनरेशन आती थी, वो एक थोड़ा सा और टॉलरेंस या रेजिस्टेंस उस टॉक्सिन के लिए लेके आती थी। तो एक पॉइंट आया जब क्या हुआ कि ये पिंक बॉलवर्म जो है, ये पिंक बॉलवर्म का रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा, और ये कॉटन की ईल्ड को वापस इफेक्ट करने लगा। मतलब अब बीटी कॉटन को भी ये डिस्ट्रॉय करने लगा, जैसे 2002 के पहले ये नॉर्मल कॉटन को डिस्ट्रॉय किया करता था। ये इंसिडेंस ऑफ पेस्ट जो है, ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को कब क्रॉस करने लगी? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब होता है जब क्रॉप जो डैमेज हुई है उसकी वैल्यू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से ज्यादा है। जैसे जो पिंक बॉलवर्म है, उसको मारने के लिए कुछ खर्चा किया जाता है, पेस्टिसाइड वगैरह डालने के लिए। जब जितना खर्चा पेस्टिसाइड के लिए किया जाता है, उसकी कॉस्ट जो है, मतलब उससे जो क्रॉप डैमेज हो रही है उसकी वैल्यू ज्यादा होने लगे देन द कॉस्ट विच इज बीइंग इनकर्ड ऑन कंट्रोलिंग इट, तो इसको बोला जाता है इकोनॉमिकली थ्रेशोल्ड लेवल का क्रॉस होना। मतलब नाउ प्रोड्यूसिंग कॉटन विल बिकम अ लॉसफुल एक्टिविटी। और ये कब हमको देखने के लिए मिलने लगा? ये 2014 में सेंट्रल इंडिया में, साउथ सदर्न रीजन में 2017 में,
और नदर्न रीजन में 2021 में ही हमको देखने को मिलने लगा कि वहां पे जो कॉटन का डैमेज था, कॉटन की क्रॉप का डैमेज बहुत हाई लेवल पे होने लगा। द वैल्यू ऑफ कॉटन विच वाज गेटिंग डैमेज्ड बाय पिंक बोलवर्म वाज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल विच वी वर यूजिंग देयर। तो उस केस में यहाँ पे क्या हुआ कि ऑल इंडिया पर हेक्टेयर कॉटन की जो लिंट की यील्ड थी या प्रोडक्शन थी वो 2003 से 2013-14 तक बढ़ गई थी, वो उसके बाद आखिरी के लास्ट 2 इयर्स में बेसिकली गिरने लगी। जैसे एवरेज जो था वो 566 केजी तक पहुंच गया था 2013-14 में, मतलब पर हेक्टेयर हमको इतना कॉटन का प्रोडक्शन मिलता था 2013-14 में। उसके बाद से जब पिंक बोलवर्म जब 2013-14 में रेजिस्टेंट होने लगा, उसके बाद से प्रोडक्शन की यील्ड गिरते गिरते आज की डेट में लास्ट 2 ईयर में 430 से 435 पर केजी पर हेक्टेयर पे आ गई। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पिंक बोलवर्म से डील तो करना पड़ेगा। तो हमारी इंडिया में कई सारी सीड कंपनीज हैं जिन्होंने ये जो बीटी कॉटन है इसके भी वेरिएंट अब डेवलप करना शुरू करे हैं। नए नए जीन्स हम इन प्लांट में, कॉटन के प्लांट में डाल रहे हैं जिससे हम इससे डील कर पाए। तो इसमें मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम बता रहा हूँ, जैसे कि जिनके नाम आप एक दो नाम भी याद रखेंगे तो चलेगा आंसर राइटिंग के लिए। तो जैसे कि हैदराबाद बेस्ड बायोसीड रिसर्च इंडिया, ये राशि सीड प्राइवेट लिमिटेड, देन कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी ट्रांसजेनिक इवेंट्स, नागपुर की कंपनियां अंकुर सीड्स, देन उसके बाद यहाँ पे अंकुर सीड्स के अलावा यहाँ पे एक और कंपनी है अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कुछ कंपनीज हैं, ये कंपनीज यहाँ पे नए टाइप के बीटी कॉटन डेवलप कर रही हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ये पिंक बॉलवर्म के अगेंस्ट में एक इफेक्टिव बीटी कॉटन डेवलप करेगा जिसको खा के पिंक बॉलवर्म की डेथ हो जाए। तो अब यहाँ पे ये जो ट्रायल है, ये ट्रायल में क्या किया जाएगा, ये नया जो बीटी कॉटन डेवलप किया जा रहा है इसमें क्या किया जाएगा। एक तो इसमें प्लांट में, कॉटन के प्लांट में नए एलियन जीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जो बेसिकली उन उन पिंक वॉल्वम को किल करेगा, और उनका नए एलियंस जीन या नए जो जीन्स हम डाल रहे हैं बीटी के प्लांट में, ये उसके उनमें वो कितना एक्सप्रेस हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी कितनी प्लांट में देखने के लिए मिल रही हैं, उसको एवेल्यूएट करेगा। तो इसके लिए पहले ये ट्रायल्स करेंगे। तो ट्रायल में दो चीजें देखेंगे, ये सारी कंपनीज नए जीन को बीटी कॉटन प्लांट में या कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पिंक वॉल्वम को किल करने के लिए। एक प्लांट को में नया जीन इंट्रोड्यूस करने के बाद, जैसे नॉर्मली डायरेक्टली फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड में नहीं उतारा जाता, उसके पहले एक आइसोलेटेड फील्ड में ट्रायल की जाती है ताकि इन केस अगर वो हार्मफुल हो, तो हार्मफुल होने के कारण मतलब नेचर के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल हो, तो वो बाकी की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट ना करे। तो ट्रायल में दो चीजें करी जाती हैं। द फर्स्ट थिंग विच इज चेक्ड इज कि नया एलियन जीन जिस कारण से, जिस पर्पस के लिए प्लांट में डाला गया है, वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं। और दूसरी चीज ये चेक की जाती है कि जो भी नया जीन डाला गया है, जो नए प्लांट की वैरायटी डेवलप की गई है, वो एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमंस के लिए फूड के फॉर्म में वो टॉक्सिक तो नहीं है। मतलब ह्यूमन स्टडीज, एनिमल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज, नए प्लांट की, वो सारी चीजें चेक की जाती हैं। ये जब चेक करके अप्रूव कर दिया जाता है कि हाँ उससे वो जिस पर्पस के लिए प्लांट में डाला गया था वो पर्पस भी शो कर रहा है, पिंक वॉलवर्म को मार रहा है, इस केस में पिंक वॉलवर्म को किल कर रहा है। और दूसरी चीज, ये एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए नेगेटिव तो नहीं है, किसी भी तरीके से टॉक्सिक तो नहीं है। जब ये दो चीजें कंफर्म हो जाती है तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, दैट इज जीईएसी, जेनेटिक एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी, ये इसको अप्रूवल देती है ओपन फील्ड में एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और जब वो वहां पे ओपन फील्ड एक्सपेरिमेंट करके, ट्रायल करके प्रूव हो जाता है कि कोई भी नेगेटिव हार्म शो नहीं कर रहा है, तभी उसको मास कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स को अलाउ किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स चल रही हैं। जैसे रेगुलेटरी हर्डल्स जो हैं, जितनी भी ट्रायल्स यहाँ पे चल रही हैं, ये ट्रायल्स जो हैं ये अभी बहुत ही छोटे लेवल पे चल रही हैं, ठीक है। इन एडिशन टू कैरिंग आउट द इनिशियल जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये इनके रिजल्ट आने में टाइम लगता है। ये जितनी भी ट्रायल्स चल रही हैं, ये अभी जो करेंटली चल रही हैं, इनको एटलीस्ट फार्मर तक पहुंचने में, मतलब सारी ट्रायल कंप्लीट करके गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके 3 से 5 और कभी कभी 7 साल 10 साल तक का भी टाइम लग जाता है। जबकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट चल रहा है। वी आर ऑलरेडी वेरी एक्सट्रीमली, वी हैव गॉट वेरी एक्सट्रीमली पुअर इन कॉपर कॉटन प्रोडक्शन एंड इट्स एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट हमारा बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ साथ में एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज या रिक्वायरमेंट जो रहती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्करेंस। मतलब
ये जो जीईएसी के मैंने आपको बारे में बताया था, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। इसके अप्रूव करने से ही डायरेक्ट फार्मर्स जो है वो कॉटन को ग्रो नहीं करेंगे नई वैरायटी के। उसके पहले फार्मर्स को या स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको भी परमिशन देनी पड़ेगी कि उस स्टेट में जो फार्मर्स हैं उस कॉटन क्रॉप को ग्रो कर पाए। तो इस कारण से अभी तक जितनी भी ट्रायल्स चल रही हैं वो कोई भी, मतलब बीटी कॉटन जो 2006 में आया था सबसे लेटेस्ट वैरायटी, 2006 के बाद से कोई भी नई जीएम क्रॉप जो है इसका कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चरल फील्ड्स में अभी तक नहीं हो पाया है। तो अब इंडस्ट्री ये होप कर रही है, कॉटन की या जो सीड की इंडस्ट्री है वो ये होप कर रही है कि पिंक बोलवर्म जो डैमेज कैटास्ट्रोफिक कॉज कर रहा है और इमरजेंसी जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है हमारे लिए कॉटन की फील्ड में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स करेगी कि अब हम जीएम के हाइब्रिड की नई वेराइटीज जो है जल्दी से जल्दी फील्ड में इंट्रोड्यूस करें। और ये कॉटन के कंटेक्स्ट में जल्दी करना पॉसिबल भी है क्योंकि कॉटन अभी फूड क्रॉप की तरह हमारी कंट्री में इन जनरल यूज नहीं की जाती, जैसे कि मस्टर्ड और ब्रिंजल जिनके बीटी वेरिएंट हमने डेवलप करे हैं या जीएम क्रॉप हमने डेवलप करे हैं, वहां पे ये जो है ये फूड कमोडिटीज हैं, तो वो जीएम क्रॉप डायरेक्टली ह्यूमंस में जाएगी और नेगेटिव कर सकती है। लेकिन कॉटन एक मेनली डायरेक्ट फूड कंज्यूमिंग क्रॉप नहीं है, फूड कंजम्पशन के लिए डायरेक्टली यूज नहीं होती। तो उस केस में यहाँ पे इसको जीएम फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना जल्दी से जल्दी ज्यादा ईजी है। इनफैक्ट यूनियन बजट 25-26 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो है उन्होंने एक 5 ईयर मिशन भी अनाउंस किया है, दैट इज मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। और इसका मेन एम है कि जो फार्मर्स हैं इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्वालिटी कॉटन प्रोड्यूस करना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट प्रोवाइड करके फार्मर्स को कॉटन का प्रोडक्शन जितने जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है उसको सपोर्ट करना। So this is all about the declining cotton production and yield in India and all about the initiative which the government is taking. इसी पे एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, cotton production in India has seen a significant decline despite being one of the largest producer of cotton in the world. Discuss the reasons behind this trend and suggest viable solution. तो हमको बताना है, क्वेश्चन में हमको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि रिसेंटली कॉटन प्रोडक्शन का इंडिया में बहुत डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। फ्रॉम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन वर्ल्ड वी हैव गॉट ऑन टू वेरी बिलो नाउ। तो इसके रीजंस डिस्कस करना है और साथ साथ में ये डिस्कस करना है कि इसके सॉल्यूशन क्या है। तो हमारा जो मॉडल आंसर रहेगा उसमें इंट्रो में हम यही डाटा यूज करेंगे जो अभी हमने पढ़ा है। इंट्रो में हम ये बताएंगे कि हम पहले एक बहुत वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे 2013-14 में, वी यूज्ड टू प्रोड्यूस 394 लाख बेल्स ऑफ कॉटन, लेकिन अब प्रोडक्शन गिर के इट हैज रीच्ड टू 294 लाख बेल्स इन 2024-25 व्हिच इज लोएस्ट इन ओवर अ डिकेड। देन उसके बाद वील मूव ऑन टू बॉडी पार्ट। इंट्रो पार्ट के बाद बॉडी पार्ट में वी विल राइट डाउन फर्स्ट पार्ट में रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन, कि क्या क्या रीजंस हैं कॉटन के प्रोडक्शन के डिक्लाइन के। तो एक तो पिंक बॉलवर्म का इन्फेस्टेशन, दूसरा जीएम क्रॉप जो है ये इनफेक्टिव होती जा रही है क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप होता जा रहा है इंसेक्ट्स में, तीसरा रेगुलेटरी हर्डल्स, मतलब ट्रायल्स की स्टेज में जितने भी प्रोसेस गवर्नमेंट की प्रोसेस और गवर्नमेंट के साइड से जो डिले आते हैं उससे नई जीएम क्रॉप का इंट्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। चौथा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्बैलेंस, हमारे यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा होने लगे हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होने लगे हैं, जिसके कारण अब लोग फार्मर्स जो हैं वो कम अट्रैक्ट हो रहे हैं इसको प्रोड्यूस होने के लिए और वो ऑल्टरनेट क्रॉप की तरफ जा रहे हैं। और पांचवा डिक्लाइन इन यील्ड, ये पर हेक्टेयर लिंट की जो यील्ड है ये 556 केजी से गिर के अब 436 केजी हो गई है। देन बॉडी के सेकंड पार्ट में हम जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पॉसिबल सॉल्यूशन में द फर्स्ट सॉल्यूशन इज हमको नई जीएम की क्रॉप्स की जो वैरायटी है जो और इंसेक्ट्स को जल्दी किल कर सकती हैं उनको जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करना है या अप्रूव करना है गवर्नमेंट के साइड से। द सेकंड थिंग वी नीड टू डू इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। हमको बेसिकली एक ही क्रॉप पे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक फिलॉसफी होती है जिसमें क्रॉप रोटेशन को प्रमोट किया जाता है, फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं ताकि इंसेक्ट ट्रैप में फंस जाएं ओडोर में आके स्मेल से, और बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है, जैसे ऐसे एनिमल्स को इंट्रोड्यूस करना है फार्म फील्ड में जो सिर्फ इंसेक्ट को खाते हैं, वो क्रॉप को नहीं खाते, जिससे इंसेक्ट की पॉपुलेशन गिरेगी। दिस फिलॉसफी ऑफ यूजिंग मल्टीपल ऑप्शंस टू किल इंसेक्ट विदाउट यूजिंग मच ऑफ केमिकल्स और अदर थिंग्स इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। देन उसके बाद गवर्नमेंट का मिशन सपोर्ट जो है उसको प्रमोट करना है, गवर्नमेंट का मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करना है ताकि फार्मर्स के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी पहुंचे।
पांचवा, फार्मर की अवेयरनेस और ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना है कि वो प्रॉपर सीड का यूज और पेस्ट कंट्रोल मेथड्स का ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली यूज करे। और लास्ट में टेक्सटाइल की पॉलिसी में सिनर्जी लाना है। हमारी जितनी भी कॉटन प्रोडक्शन पॉलिसी है उसको टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ के साथ लिंक करना है ताकि एक्सपोर्ट का पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ सके। कंक्लूजन पार्ट में हम यही लिखेंगे कि हमारी इंडिया की कॉटन फील्ड अभी क्राइसिस में है पिंक बॉलवर्म के कारण से, जिसके लिए हमको इमीडिएट और साइंस बैक्ड इंटरवेंशन या स्टेप्स लेना चाहिए। और इसके लिए जितने भी रेगुलेटरी बॉटलनेक्स हैं उनको जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहिए और गवर्नमेंट के मेजर्स या स्टेप्स, इस टाइप के स्टेप जैसे कि मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, इसको आर-एन-डी ये इन्वेस्टमेंट मतलब आर-एन-डी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना इसके साथ कपल करना चाहिए और साथ साथ में फार्मर सपोर्ट सिस्टम भी बनाना चाहिए जिससे इंटीग्रेटेड तरीके से हम इस इशू को टैकल कर पाएँ और कॉटन की प्रोडक्शन को रिजुविनेट कर पाएँ, जिससे हमारे इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी बनी रहेगी और हम दूसरी कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। So I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam, and do subscribe to the channel if you haven't till yet. हमारा एक टेलीग्राम का भी चैनल है जिसपे आप हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, तो डू ज्वाइन दैट चैनल ताकि आपको रेगुलर हमारी तरफ से लेक्चर के सारे पीडीएफ पढ़ने के लिए मिलते रहें। और हमारा एक इंस्टाग्राम भी चैनल है, अगर आप हमसे रेगुलर इंटरेक्ट करते रहना चाहते हैं, किसी भी तरीके से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम के चैनल को हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं and you can see the update from us from there. Thank you very much for watching the video.